कल हम लोग जो है मतलब सेल जो है, सेल में कुछ कुछ चीज़ें पढ़ा चुके थे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोयूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, है ना, ये सब पढ़ा यस चुके थे। सर। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पे आगे सेल वॉल पढ़ा चुके थे, ठीक है। आज न्यूक्लियस की बारी है, ठीक है। तो तुम पहले सेल पढ़ चुकी हो 9 का? पहले सेल पढ़ी थी 9 का अपने घर पे या कहीं स्कूल में वगैरह में कहीं? हेलो हेलो इश्कात, जी अस्सलाम वालेकुम सर। सुना, सेल चैप्टर पढ़ लिए थे पहले, इससे पहले घर पे पढ़े हो? कौन सा सर? सेल चैप्टर, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ। नहीं पढ़े सर, नहीं। और कल तो क्लास में थे तुम? जी सर थे। ओके। जी सर थे सर। रिवीजन करके आए हो? एनसीईआरटी लाइन पढ़े हो? एनसीईआरटी बुक जहाँ तक पढ़ा है? नहीं किए सर। जिस दिन जो पढ़ाते हैं तो वो जो जिस दिन पढ़ाते हैं उस दिन पढ़ लिया करो ना, फिर बर्डन हो जाएगा। पढ़ाने का मतलब यही होता है कि तुम्हारा काम है तो जाके पढ़ लो, समझे? और शगुफ्ता, यस सर। इससे पहले तुम क्या बोला, एनसीईआरटी 9th में स्कूल वगैरह पढ़ ली हो? 9th का यस साइंस सर। पढ़ यस चुके सर। हो? तो मतलब कि चलो एक दो क्वेश्चन ये बताओ कि यूनिसेलुलर का एग्जांपल बताना। अमीबा, हम्म बैक्टीरिया, हम्म, पारामीशियम और गुड। ओके, न्यूक्लियस में चलते हैं ना। न्यूक्लियस का जी टॉपिक, सर। बस न्यूक्लियस का टॉपिक है। ऑस्मोसिस वाला टॉपिक तुम्हें क्लियर है? ऑस्मोसिस वाला क्लियर नहीं है तो मैंने यूट्यूब पे लिंक दिया था, जो कल क्लास हुई थी वो क्लास देख लेना। ऑस्मोसिस बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, हालांकि टीचर बस हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक ये समझा देता है, ठीक है। फिर बाकी चीज़ें कुछ मैथमेटिकल टाइप में समझाया हूँ, वो देख लेना ताकि तुम्हारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हम चलते आगे, बोर्ड शेयर करते हैं। आज पढ़ाएंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से पहले एक और चीज़ देखते हैं। जो कोई भी सब्सटेंस जो होता है ना सेल के अंदर जो जाता है, तो सब्सटेंस सेल्स के अंदर आता है, तो वो जो है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है एक में, ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ अंदर जाता है, कुछ चीज़ें बाहर आता है, ठीक। तो ये क्या होता है, पहले चीज़ तो ये बोलेंगे, कल जो डिफ्यूजन पढ़ाए थे, डिफ्यूजन, ठीक। तो कोई भी चीज़ जो होता है ना एनवायरनमेंट में रहता है, वो हमेशा हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, ठीक। कोई भी चीज़ होता है तो हाइयर कंसंट्रेशन है। तो यही इसी प्रोसेस को द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, द डिफ्यूजन का सीधा यही हुई है, द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कॉपी कलम लेके बैठा, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस says from higher concentration to lower concentration, ओके। ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ये इसी जब जब यही चीज वाटर के केस में आता है तो इसको ऑस्मोसिस बोल दिया जाता है, समझा? तो वाटर जो है, वाटर जो एक्चुअली मूव करता है, तो जो सब्सटेंस है ना, उस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो हाइयर टू लोअर मूव करेगा, ठीक। नॉर्मली जो होता है इन केस ऑफ वाटर या फ्लूइड के केस में, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितना सॉल्वेंट है, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर की अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो वाटर जो मूव करेगा वो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। समझ में आया ये चीज? जैसे CO2 जहाँ पर ज्यादा है तो वहाँ वहाँ का कंसंट्रेशन CO2 का ज्यादा होगा, तो वहां से जिधर कम CO2 रहेगा उधर जाएगा। यही इसीलिए परफ्यूम अगर एक जगह मारते हैं तो वो परफ्यूम जो है वहाँ पर जो भी गैस है उससे निकल रहा है वो वहां पर ज्यादा हो गया, तो इधर कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ से कम की तरफ जाएगा, है ना। लेकिन वाटर के केस में क्या है, यहाँ पर वाटर एक्चुअली लो कंसंट्रेशन में पानी ज्यादा है, लो कंसंट्रेशन में एक्चुअली पानी ज्यादा है, तो वो कम की तरफ जाएगा ना।
तो हायर कंसंट्रेशन में पानी कम है, इसलिए पानी की बात करते हैं तो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि लो कंसंट्रेशन में पानी ज्यादा है और हाई कंसंट्रेशन में पानी कम है, तो उधर जाएगा। ये तुम पिछले क्लास में पढ़े होगे, जब तुम लोग ये देखना क्या बोलते हैं, हाँ, क्या बोल रहे हैं लास्ट क्लास में जो यूट्यूब पे दिया हुआ है वो देख लेना। एक मिनट पार्टिसिपेंट में जाकर के देखो 101K7AI कौन है वो, अपना वहाँ पे अपना नाम चेंज करो। पार्टिसिपेंट में जाकर के अपना नाम पर क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर रीनेम करो। 101K7AI कौन है? पार्टिसिपेंट में जाकर के अपने नाम पर क्लिक करो, रीनेम में जाकर अपना नाम लिखो। ठीक है, आज चलेंगे हम लोग। हाँ, तो एक चीज है कि कोई भी चीज है, ठीक है, तो इसके अंदर जब सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है तो दो प्रोसेस से आता है। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कि ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं जब कोई भी चीज हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आए, अपने आप आ जाए। अपने आप का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा है, सेल के अंदर नहीं है, तो ये जाएगा अपने आप मूव करेगा अंदर। ये पैसिव हुआ। पैसिव का मतलब हुआ कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी नहीं लगती है, एनर्जी नहीं लगती है। ठीक, इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ चीजें मूव करती है। ओके, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, यही डिफरेंस है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एनर्जी लगेगी। एनर्जी क्यों लगेगी अभी बताते हैं, एनर्जी क्यों लगेगी, इनमें एनर्जी लगेगी। दूसरी चीज ये क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। ठीक, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। मान लो कोई चीज यहाँ पर कम है, ठीक, और यहाँ पर वो चीज ज्यादा है, यहाँ पर वो चीज ज्यादा है, इधर ये कम बना है, इधर ज्यादा बना है। ठीक, तो एक्चुअली रियल में होना क्या चाहिए था, इधर कम है तो नेचुरल टेंडेंसी होता है, कुदरती तौर पर यही होता है कि ज्यादा से कम की तरफ आएगा, है ना। हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ये कुदरती चीज है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती इसको इधर डाल रहे हैं, प्रेशर डाल के जबरदस्ती इधर भेज रहे हैं, या फिर किसी तरह से इसमें अंदर डाल रहे हैं, या फिर सेल अपना कुछ वर्क करके इसको अंदर ले रहा है जबरदस्ती, लेकिन टेंडेंसी क्या बाहर जाने की, फिर भी जबरदस्ती भर रहे हैं। तो इसके केस में क्या होगा कि ये जबरदस्ती जो ले रहे हैं, यहाँ एनर्जी का खर्च होगा, इसलिए एनर्जी इस्तेमाल होगा, एनर्जी यूज होगा। लेकिन अब यही चीज है, यहाँ ज्यादा कोई चीज है तो वो बाहर इजिली जा सकता है, यही पैसिव ट्रांसपोर्ट है जहाँ यहाँ एनर्जी नहीं लगेगा। लेकिन हम कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी तुमको बताते हैं, सेल के अंदर नॉर्मली क्या होता है, पानी मतलब सेल कोई चीज है, मान लो सोडियम पोटाशियम, एक्चुअली पोटाशियम का जो है ना, पोटाशियम ये ज्यादा होता है सेल के अंदर। ठीक, फिर भी सेल को जरूरत पड़ती है, वो बाहर से पोटाशियम को लेता है। ठीक है, तो उसको वो उस केस में क्या होता है, ये एक्टिव प्रोसेस हो गया। एक्टिव प्रोसेस क्यों हुआ? क्योंकि देखो ऑलरेडी के प्लस अंदर ज्यादा है, कंसंट्रेशन के प्लस की ज्यादा है, फिर भी वो के प्लस और लेना चाह रहा है। लेकिन नेचुरल टेंडेंसी ये है कि अंदर से बाहर आए, अंदर से बाहर आए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, नेचुरल टेंडेंसी, लेकिन इसका मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, इसको रोक करके रखा है और ऊपर से और ज्यादा ले रहा है, ये अगेंस्ट टेंडेंसी कर रहा है। मतलब एक चीज देखो, एक बलून है, इसमें क्या होता है, हवा डालने के बाद में अगर तुम बलून को छोड़ दोगे तो ये नेचुरल टेंडेंसी कैसे चेक करोगे, जब उसका कोई काम नहीं कर रहा हो, ये बलून में हवा डाल दिया, ये छोड़ दो तो अपने आप क्या करेगा, यह एयर बाहर अपने आप चला जाएगा। हाँ कि नहीं, हाँ कि नहीं? यस सर। सर छोड़ते हो तो ज्यादा, तो तुम क्या करते हो कि एक्स्ट्रा वर्क करते हो, जहां वर्क करना पड़ेगा वहां एनर्जी लगेगी, तुम क्या करते हो, जबरदस्ती मुंह से और हवा डालते हो, तो ये वर्क कर रहे हो ना, नेचुरल टेंडेंसी के अगेंस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे तो एनर्जी लगेगा ही। तो वही चीज है कि जो एक्टिव प्रोसेस ये हुआ कि तुम यहाँ एनर्जी लगा करके जबरदस्ती ठोस रहे हो चीजों को, तो इसमें क्या होगा कि हमेशा चीजें हाइयर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम उल्टा कर रहे हो, लो कंसंट्रेशन की तरफ से हाइयर कंसंट्रेशन भेज रहे हो, तो ये तो उल्टा हो गया, तो यहाँ एनर्जी सर लगे। हाँ बोलो। बलून में फिर हायर कंसंट्रेशन कैसे हुआ? बलून के एक अंदर तो कुछ भी नहीं है। बैलन के अंदर जब नहीं था, जब तुम हवा डालना शुरू किए, थोड़ा सा फूला, इतना कम स्पेस में तुमने बहुत ज्यादा एयर डाल दिया, हाँ कि नहीं?
बाहर जो है, बाहर तो एयर का कंसंट्रेशन कम हुआ ना, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा एरिया है, तो यहाँ बाहर नेचुरल टेंडेंसी क्या हुआ कि यहाँ से इधर जाएगा, लेकिन तुम क्या करोगे, बाहर से अंदर की तरफ भेज रहे हो, समझ रहे हो। यहाँ हाँ, एक्चुअली कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, ठीक है, जी कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे। अंदर बाहर जो प्रेशर कम है, अंदर तुमने इतना ज्यादा डाला कि प्रेशर बढ़ गया, तो ये क्या इसकी टेंडेंसी होगी इधर इधर बाहर आने की, लेकिन इसके अगेंस्ट टेंडेंसी काम कर रहा है। एक बैलून का एग्जांपल ये। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर पानी वानी है, के प्लस भी बहुत ज्यादा है, ठीक, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन के प्लस का क्या हुआ, ज्यादा हुआ, हाँ कि नहीं। लेकिन क्या कर रहा हो कि बाहर एक के प्लस कम है, फिर भी जबरदस्ती ठोस रहा हो उसमें के प्लस, तो ये क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस। तो इसका एक एग्जांपल एक्टिव का, मोस्टली चीजें जो वो पैसिव प्रोसेस में होता है, सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू जो है, ये याद रखना, सोडियम पोटेशियम पंप जो है एक्टिवली वर्क करता है, एग्जांपल तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक। और एक टर्म और लिख लो तुम लोग, यहाँ हो गया दूसरा, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ये सब टॉपिक है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को मिलाकर बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक, ओके। प्लास्मोलाइसिस और एक अलग टर्म लिखो, प्लास्मोलाइसिस, ये सब कल छूट गया था, प्लास्मोलाइसिस, प्लास्मोलाइसिस। प्लास्मोलाइसिस क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है, किसी को समझ में नहीं आया तो फौरन बोलना है, इसमें मेरी गलती नहीं है अगर तुम नहीं बोल रहा था। और इसके क्या है बाहर, से प्लांट की बात कर रहा हूँ, तो बाहर क्या है, सेल वॉल। तो ये दोनों क्या होता है, एक्चुअली कनेक्टेड रहता है हमेशा, एक्चुअली ऐसे कनेक्टेड रहता है, ठीक। तो जब तुम इसको क्या करोगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एक मिनट, ऐसा सॉल्यूशन डाले, यहाँ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिए, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। शगुफ्ता, तुम बताओ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, शगुफ्ता। शगुफ्ता, यस सर। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, अंदर में नमक ज्यादा हो और बाहर कम हो। नमक नहीं बोल के बोलेंगे, बाहर का कंसेंट, हाइपो मतलब कम कंसंट्रेशन हो, ठीक है, यस सर, कम कंसंट्रेशन। फिर हो सकता है। तो जब बाहर कम कंसंट्रेशन है, इसका मतलब सेल के अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन है, तो यस पानी सर, घट जाएगा। कम कंसंट्रेशन है। क्या बोले सर? यहाँ वाटर है ना, ज्यादा होगा ना इसका मतलब, यस ये सर, हाइपोटोनिक में है, तो पानी किधर से किधर जाएगा, सेल के अंदर पानी जाएगा या सेल से बाहर पानी आएगा, ये बताओ। ओके, तुम शायद नहीं पढ़ी हो, कल वाला तुम लेक्चर देख लेना। ओके। देखो एक्चुअली क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बाहर कंसंट्रेशन कम है, अंदर, इसका मतलब अंदर कंसंट्रेशन इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, तो वाटर किधर से किधर मूव करता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। ये कंसंट्रेशन किसके टर्म में, एक्चुअली ये सॉल्वेंट के टर्म में, इसलिए सॉल्यूट के टर्म में, इसलिए। वरना रियल में देखोगे तो लो कंसंट्रेशन में पानी ज्यादा है, यहाँ पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, तो पानी अंदर घुस जाएगा ना, हाँ कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब पानी अंदर जाएगा तो क्या होता है कि अगर एनिमल सेल रहता, क्योंकि सेल वॉल नहीं होता है, तो अंदर पानी जाते 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 एक ऐसा टाइम आता वो फट जाता, बस्ट कर जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर क्या है, सेल वॉल है तो बस्ट नहीं करेगा, उसको बचाए रखेगा, रिजिडिटी कम है, प्रोटेक्टिव है, तो बस्ट नहीं करेगा। लेकिन ये कि पानी अंदर जाएगा, लेकिन अंदर से कुछ फोर्स के वजह से फिर धीरे धीरे पानी नहीं जाने लगेगा, एक लिमिट तक पानी जाएगा, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब दूसरा ये चीज बताओ, अगर ये हाइपरटोनिक होता तो क्या होता, तो एक लोग बोलो, बस कर जाता, फट जाता। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाले हैं, तो इसका मतलब कंसंट्रेशन बाहर की ज्यादा है, हाइपर मतलब ज्यादा, बाहर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, अब पानी किधर से किधर जाएगा, सेल से पानी बाहर निकलेगा, हाँ कि नहीं। यस सर। यस। कंसंट्रेशन जो है तो
बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब पानी कम है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब यही है कि पानी इसमें कम है और अंदर पानी उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, तो बाहर से कम की तरफ जाएगा। तो अब क्या हुआ कि ये श्रिंक करने लगेगा, ठीक है, सिकुड़ने लगेगा। तो होता क्या है कि जब बहुत ज्यादा पानी निकल जाता है ना, तो क्या होता है, क्या होता है देखो, इसका जो है ना सेल मेम्ब्रेन जो इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है ना, ये हटने लगता है, बाहर हटने लगता है, ऐसे होने लगता है। सेल मेम्ब्रेन ऐसा कुछ हो जाएगा, इंटैक्ट खत्म हो जाएगा, वो जो साथ में चिपका हुआ था वो खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, जो तुमको दिखने को मिलता होगा किशमिश में। ओके, बस ये सब टर्म समझाना था, ठीक है। अभी एनसीईआरटी करेंगे थोड़ी देर में। हम न्यूक्लियस पढ़ा करके तुम लोग को क्या करेंगे, एनसीईआरटी करवाएंगे। आज का काम हमारा न्यूक्लियस पढ़ना। एक मिनट, साइटोप्लाज्म पढ़ा दिया था ना? यस सर। ऑर्गेनेली की बात हो गई थी, तो ऑर्गेनेली ही शुरू करें क्या? चलो न्यूक्लियस पहले पढ़ते हैं, फिर साइटोप्लाज्म के सारे ऑर्गेनेली करेंगे। पहले न्यूक्लियस पढ़ते हैं, तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से पहले न्यूक्लियस करते हैं। ठीक, न्यूक्लियस कोई बताओ न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के बारे में जल्दी जल्दी बोलो कोई एक लोग। ब्रेन ऑफ द सेल शायद। कंट्रोल ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल। कंट्रोलर ऑफ द सेल क्यों बोलते पता है? इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल होता है जो उसका सेल का कैसा मतलब क्या फंक्शन होना चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, एक इंसान उसका बॉडी का हाल कैसा है, उसका आंख कैसा हो, उसका कलर कैसा हो, उसका बाल कैसा हो, ये सारा चीज कहाँ, जेनेटिक मटेरियल में होता है। वही ये करता है, वही उसी उसी के थ्रू वो मतलब वो जैसा ये काम करेगा उसी के हिसाब से हमारा बॉडी होगा। वही मतलब क्या करता है, पूरा कंट्रोल करता है कि आँख का कलर कैसा होगा, सेल का साइज क्या होगा, क्या इसका क्या होगा, कलर क्या होगा। वो सारा चीज क्या करता है, जी जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके कंट्रोल में रहता है। और जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली न्यूक्लियस में रहता है, जिसे कंट्रोलर ऑफ द सेल बोल देते हैं, क्योंकि वही पूरा सेल को कंट्रोल करेगा कि कब क्या बनाना है, कब क्या नहीं बनाना है, कितने सारे सेल, कब सेल को डिवाइड करना है, कब सेल को डिवाइड नहीं करना है। ये सारा चीज जो होता है, ये सारा चीज किसका होता है, जेनेटिक मटेरियल का होता है। और जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट रहता है, जैसे कॉपी में लिखो, प्रेजेंट जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन कौन सा होता है? डीएनए एक होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए का फुल फॉर्म कोई बताओ? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म लिख लो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अभी तुम लोग को बहुत मस्त चीज बताने वाले हैं, गौर से देखना। एक चीज देखो, ये नॉर्मली जो स्कूल वाले नहीं बताएंगे, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, बस फर्क क्या है डीऑक्सी में। ठीक, एक्चुअली जब इसका हम केमिकल स्ट्रक्चर में जाएंगे, जब केमिकल स्ट्रक्चर तुमको बताएंगे नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक, ये तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन केमिकल स्ट्रक्चर में जब जाएंगे एक्चुअली, तो क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इधर भी राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पर डीऑक्सी लगा हुआ है। एक्चुअली जब केमिकल केमिकल फॉर्मूला में जाएंगे जब, तो क्या होगा कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में जितना ऑक्सीजन रहता है उससे एक ऑक्सीजन कम रहता है। इसीलिए डीऑक्सी मतलब एक, डी मतलब हटाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन हटा दिए, तो इसलिए क्या होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आया किसी कोई दिक्कत? ये याद रखना कि राइबो न्यूक्लिक में जितना ऑक्सीजन रहेगा उससे एक ऑक्सीजन कम रहता है, तो इसीलिए कम रहता है। डी मतलब हटाना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। जब राइबो न्यूक्लिक एसिड में माइनस ऑक्सीजन करते हैं तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है, डीऑक्सी आरएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, मजा आया कि नहीं आया समझ में? अरे बोलो। यस सर। तो डीएनए जो होता है ना, जेनेटिक मटेरियल मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का रहता है, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल यही रहता है। जेनेटिक मटेरियल में जो रहता है, जेनेटिक मटेरियल मैक्सिमम का यही रहता है। और आरएनए जो होता है नॉर्मली वायरस वगैरह का होता है, वायरस में होता है, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, समझे? हाँ कि नहीं? ठीक, आगे चलें।
Yes, sir. ओके, देखो अब थोड़ा सा हम जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है। डीएनए की बात करेंगे हम। देखो डीएनए के, देखो सबसे दो तीन टर्म है, क्रोमेटिन है, क्रोमेटिड है और क्रोमोसोम। ओके, देखो ऐसे ना, ऐसे ना, ये कुछ दिख रहा है, ऐसे जो है ना, ऐसे धागा एक है, ऐसे मान लो इसी टाइप का डीएनए होता है, ठीक है, ऐसा धागा की तरह डीएनए होता है, ठीक। ये क्या होता है, 2 मीटर के लंबा होता है, 2 मीटर। अब समझो कि ये 2 मीटर, इतना छोटा न्यूक्लियस में रहना है, इतना छोटा न्यूक्लियस में रखना है, इतना छोटा न्यूक्लियस में रखना है, इतना छोटा न्यूक्लियस में रखना है कि वो हमको दिख भी नहीं रहा है, फिर भी 2 मीटर कैसे है। तो वो क्या होता है कि वो 2 मीटर पतला न्यूक्लियस अपने आप को लपेटते 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 उस छोटे जगह पे रखता है। तो वही है, ऐसे ऐसे इंटेंगल लिखता है, ऐसे ऐसे रहेगा। तो यही होता है क्रोमेटिन फाइबर, इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर। समझ में आया कि नहीं आया? इंटेंगल्ड डीएनए को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन फाइबर। हाँ कि नहीं? किसी का Yes, sir. रिस्पॉन्स समझ में आ रहा है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बोलना। Okay, sir. अब क्रोमेटिन हो गया, क्रोमेटिड क्या है और क्रोमोसोम क्या है? देखो एक्चुअली क्या होता है, जब, देखो गौर से सुनो मेरा लाइन, जब सेल डिवाइड होने पर आता है, सेल मतलब जब लगता है कि नहीं अब एक सेल से 2 सेल बनाना है, जब सेल डिवाइड करने पर आता है, तो ये क्या होता है, ये क्रोमेटिन फाइबर ऑर्गेनाइज होने लगता है, एक अपने आप में एक ढंग से एक अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि नॉर्मली तुम लोग देखे होगे, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ बनाता है क्रोमोसोम, इसी को बोलते हैं क्रोमोसोम। एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बनाता है, कब? जब सेल डिवाइड होने लगता है, जब डिवाइड होने के टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये क्या है? क्रोमोसोम। वेल ऑर्गेनाइज जब होने लगे क्रोमोसोम, तो क्या होता है एक्चुअली, डीएनए है, ऐसे लिख लो। उसके बाद पहले क्या होगा? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के बाद क्या होगा? ये ऑर्गेनाइज होकर क्रोमोसोम बनने लगेगा, क्रोमोसोम। एक 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 शेप बनाएगा, ठीक है, एक अच्छा सा शेप बनाएगा, ऑर्गेनाइज होने लगेगा ये एक्चुअली होता क्या है कि सेल में क्या होता है कि सेल में भी तो क्रोमोसोम जाना है, तो इसीलिए ये ऐसे करके फिर आधा होकर के आधा एक सेल में चला जाता है, आधा एक सेल में, वो बात की बात है, जब लास्ट में पढ़ाएंगे। तो अब क्रोमेटिड क्या होता है एक्चुअली, ये तुमको दिख रहा है ना, मैं तो ऐसे ही बना दिया, ये एक्चुअली ऐसे है, ये वाली चीज को देखो यार, एक्चुअली ये ऐसे है, तो ये दूसरा ऐसे है। ये दोनों के बीच में ना यहाँ पे कुछ रहता है, एक प्रोटीन रहता है, वो दोनों बाइंड करके रखता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे एक प्रोटीन रहता है, इसको बाइंड करके रखता है, और ये दो दो रहता है। एक मिनट, चलो इसको ब्लैक से करते हैं, ये वाला ब्लैक कर देते हैं, ऐसे वेल ऑर्गेनाइज्ड में रहता है। तो ये पूरे को तो क्रोमोसोम बोले क्योंकि ये चिपका हुआ है, तो ये पूरे को क्रोमोसोम बोले। एक पोर्शन को बोलेंगे क्रोमेटिड, एक पोर्शन को क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। और इस वाले को भी क्रोमेटिड, मतलब एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होगा, एक क्रोमोसोम में कितना होगा? 2 क्रोमेटिड होगा, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी में मुझे सबसे मस्त चीज क्या लगा कि उन्होंने स्टेनिंग की बात किया है, और बच्चे लाइन पढ़कर निकल जाते हैं, समझ में नहीं आता क्यों, वो अपने लाइफ में कभी स्टेनिंग किया ही नहीं है, उसको कहाँ से समझ में आएगा। लेकिन मैं जब पढ़ा तो समझा भाई ये तो 11th 12th में भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन बच्चों को तो यहाँ पे दिया हुआ है। अब वो Yes, sir. 2 में वही समझा सकता है जो जिन्होंने, मतलब टीचर ही अच्छे से समझा जाता है कि आखिर है क्या ये। तो देखो स्टेनिंग की बात होती है कि कोई भी सेल को हमको माइक्रोस्कोप में देखना होता है, कोई भी सेल को हमको माइक्रोस्कोप में देखना होता है, तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली नहीं दिखता है। वजह ये है कि मान लो कि कोई चीज वाइट है और उसका बैकग्राउंड भी वाइट है, तुमको दिखेगा? हरा बॉल है, हरा जंगल में चला गया, तो क्या तुमको दिखेगा? बोलो, दिखने में परेशानी नहीं होगी यार। सर, ये सर परेशानी। अगर बैकग्राउंड वाइट है और फ्रंट में काला कलर का कुछ दिख रहा है, तो उसके साथ काला कलर का कुछ रखा हुआ रहेगा, तो आसानी से दिख जाएगा तुमको, है ना।
तो वैसे ही क्या होता है, नॉर्मली हम जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं विदाउट स्टेनिंग, स्टेनिंग मतलब होता है कलर करना, विदाउट कलर किए हुए, तो हम क्या होता है कि हम नहीं देख पाते हैं, कुछ दिखता ही नहीं है, बिल्कुल वाइट वाइट दिखता है। तो हम क्या करते हैं कि उसमें कलरिंग करना शुरू करते हैं ताकि हमको दिख सके कि क्या है। तो तुम्हारा तुम्हारा कोई एक लोग बताओ, तुम्हारे एनसीईआरटी में बार बार बोल रहा है ओनियन पील, ओनियन पील, ओनियन पील, क्यों बोल रहा है ओनियन के ही बारे में, क्यों बोल रहा है, कोई एक लोग बोलना तुम्हारे एनसीईआरटी में। तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो, यही गलती बात है, तुम 10 बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तब भी तुमको समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या लिखा है उसमें। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, इवन कि मैं सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, फिर भी अभी भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है भाई ये क्या लिख दिया है, बच्चों को समझ में ही नहीं आने वाला है, ये ऐसे लिखा है, तो समझाने वाला कोई चाहिए उसको, ठीक है। तो तुम कोई एक बताओ कि ओनियन पील के ही बारे में क्यों लिखा है, कौन एनसीईआरटी पढ़ क्या होता है बताना, एनसीईआरटी कौन सेल चैप्टर पढ़ चुके हो, जोया पढ़ी हो सेल चैप्टर, सर प्रॉपरली नहीं पढ़े हैं। कल क्लास जो हुआ उसके बारे में नहीं उसके बाद नहीं पढ़ी, कल का पढ़े थे, एनसीईआरटी पढ़ ली हो, पूरे नहीं पढ़े हैं सर। ओके। लेकिन यार कोई कोशिश ये करो कि एनसीईआरटी पूरा चैप्टर पढ़ के आओ, जो चैप्टर एटलीस्ट रीड करके आया करो, ठीक है। तो तुम वहां देखोगे कि ओनियन पील के ही बारे में क्यों बोल रहा है, क्योंकि ना वो एक टिपिकल सेल है, उसके पास जो सेल है वो टिपिकल सेल है, मतलब टिपिकल सेल का मतलब आप वो बहुत क्लियरली विजिबल होगा, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो साफ साफ पता चलता है कि कौन सा सेल मेम्ब्रेन है, कौन सा न्यूक्लियस है, सब साफ साफ पता चलता है, समझे। टिपिकल का मतलब क्या हुआ, वो जो है सबको रिप्रेजेंट करेगा, वो जो है नॉर्मली वही सब चीज को, टिपिकल का मतलब हुआ उसको क्लियर सब कुछ देख सकते हैं, ठीक है। और वो कॉमन होता है, सब में कॉमन रहेगा उसका स्ट्रक्चर, कोई बहुत सारा सेल ऐसा होगा कि उसके अंदर ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है जो कि बाकी चीजों में नहीं पाया जाता है, वैसा उसके साथ नहीं, वो एटिपिकल बोल देते हैं जिसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर है और किसी में नहीं पाया था, ये टिपिकल है, मतलब कि हर सेल में यही स्ट्रक्चर होगा। और ओनियन पील का जो है न्यूक्लियस वगैरह साफ साफ दिखता है माइक्रोस्कोप में, इसलिए इसको टिपिकल बोलते हैं, ठीक है, ओनियन पील लिया गया, ठीक। तो देखो स्टेनिंग में, स्टेनिंग की बात करते हैं बच्चे, उसमें लिख दिया स्टेनिंग, ठीक है। स्टेनिंग में देखो एनसीईआरटी में तुम्हारा लिखा होगा, एक है आयोडीन, कौन सा आयोडीन लिखा है एनसीईआरटी, देखो तुम लोग खोलना, कोई आयोडीन लिखा है, एक मिनट, मेरे पास एनसीईआरटी है, चलो मैं तुम लोग को शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, थोड़ा सा हम चलते हैं, देखो तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, सर सेफ्रॉनिन ब्लू और मेथिलिन ब्लू। हाँ वो भी लिखा है, वो नीचे लिखा है, लेकिन ऊपर एक और देखो हम दिखाते हैं, देखो तुम लोग को स्क्रीन दिख रहा है मेरा, यस सर। देखो यस क्या सर। इतना बेहतरीन लिखा है, लेकिन ये 11-12 वाला भी तुमको नहीं बता पाएगा ताकि यहाँ क्या लिखा है, एक मिनट, दिख रहा है न्यूक्लियस के बारे में, सबसे पहला लाइन देखो, बच्चा रीड करके निकल जाता है, सबसे पहला लाइन देखो, सबसे पहला लाइन, ओनियन पील वी हैड पुट आयोडीन सॉल्यूशन, दिख रहा है, आयोडीन सॉल्यूशन दिखा, यस सब सर। में जो यस अपने सर। पास जो भी रखे हो सब लोग यहाँ पर लिखो, ये कलर करेगा स्टार्च को। अब ओनियन पील में जो भी जहां जहां स्टार्च होगा, उसका साइटोप्लाज्म जहां भी होगा, वो क्या करेगा, उसको कलर कर देगा, तो तुमको स्टार्च दिखने लगेगा, हाँ कि नहीं, ठीक। तो आयोडीन सोल्यूशन मतलब क्या हुआ, आयोडीन से जब हम उसको कलर करते हैं तो हमको स्टार्च को वो कलर कर देता है, वो स्टार्च के साथ बाइंड हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो एक लाइन, अभी एनसीईआरटी करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन वी कैन आल्सो यूज सैफरनिन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन टू स्टेन दिस सेल। तो यहाँ से तुम्हारा सवाल आएगा कि हम सेल को स्टेन करने के लिए कौन कौन सा, सेल को स्टेन करने के लिए कौन कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा आंसर क्या होगा, आयोडीन सॉल्यूशन, सैफरनिन सॉल्यूशन, मिथाइलिन ब्लू सॉल्यूशन। अब हम लोग थोड़ा आते हैं बोर्ड की तरफ, अभी सारा कुछ होगा, हम लोग आते हैं बोर्ड की तरफ, ठीक। तो हम लोग स्टेनिंग की बात कर रहे थे, देखो हम लोग जो है ना, हम लोग करते हैं स्टेनिंग, एक होता है ग्राम ग्राम स्टेनिंग, जितना बताएं उतना ही जानना है, उससे ज्यादा तुम लोग को नहीं जानना, हम लोग बहुत इजी करके पढ़ाने की कोशिश की है, वरना ऐसा तो मेडिकल कॉलेज का है। ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग क्या होता है कि ग्राम का नाम का एक ये था, ये था क्या, साइंटिस्ट था, उन्होंने स्टेनिंग का ग्राम सोल्यूशन, ये क्या करता है, ये डिफ्रेंशिएट करता है, डिफ्रेंशिएट
ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह का होता है, एक ग्राम निगेटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। मतलब जिन्होंने ये कलर ले लिया वो ग्राम निगेटिव हो गया, और जिन्होंने ये कलर नहीं लिया वो ग्राम पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बस उसको इतना जानना है ग्राम स्टडी में। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग सैफरडीन का इस्तेमाल करते हैं, समझे? इसीलिए वहां पर लिख दिया क्या है, इसीलिए वहां पर क्या लिखा है सैफरडीन के बारे में। इसी तरह और एक होता है ग्राम स्टेनिंग, किस तरह है, एक और स्टेनिंग के बारे में लिख लो, और एक स्टेनिंग के बारे में लिख लो, दूसरा है लिशमैन ही शायद बोलते हैं, लिशमैन स्टेनी, यही नाम होगा। ठीक है, ये क्या करता है लिशमैन स्टेन में, इसमें शायद तुम्हारा मिथाइलिन ब्लू वगैरह जो भी है वो होता है। ये क्या करता है, ये पूरे सेल को ना न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो न्यूक्लियस को लिशमैन में क्या करता है, न्यूक्लियस जब लिशमैन स्टेन करोगे, लिशमैन स्टेन जब करोगे तो इसमें तुमको न्यूक्लियस किस कलर का दिखेगा, न्यूक्लियस जो दिखेगा, लिखो सब लोग, न्यूक्लियस जो दिखेगा वो दिखेगा तुम्हारा वॉयलेट कलर का। तो हम लोग क्या करते हैं, लिशमैन स्टेन करने के बाद माइक्रोस्कोप डालते हैं, जहां जहां वॉयलेट कलर दिखता है फौरन बोलते हैं न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, समझे? और साइटोप्लाज्म जो होता है ना, साइटोप्लाज्म जिसका कलर होता है पिंकिश कलर। तो हम लोग जैसे ही, हमको थोड़ी ना सेल दिखने वाला उतना क्लियर है, इतना छोटा छोटा सेल तो होता है, माइक्रोस्कोप में जैसे देखें अच्छा ये पिंक कलर है, ये सारा साइटोप्लाज्म, अच्छा यहाँ वॉयलेट है, अच्छा ये न्यूक्लियस है, तो उसके हिसाब से समझ जाते हैं कि कहाँ कहाँ सेल है। ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा पिंक पिंक, वैसे पिंक मतलब पिंक दिख रहा है, बीच में तुमको डॉट डॉट दिखेगा वायलेट कलर का डॉट। इसीलिए यही सब है स्टेनिंग, ठीक है, इसीलिए वहां पर तुम्हारा लिख दिया है स्टेनिंग के बारे में। क्लियर तीनों? तो ये याद रखना से बस तुम्हारा इतना ही क्वेश्चन कर सकता है क्या कि कौन ये कौन सा सेल को मतलब इनमें से कौन सा सॉल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं सेल को स्टेन करने के लिए, तीनों ऑप्शन में रहेगा या और ऑप्शन में रहेगा, वो मार देना है। ठीक है, इतना ही तुम्हारे लिए है। ओके, Yes, sir. आगे चलते हम, तुम्हारा न्यूक्लियस पार्ट भी हो गया मेरे ख्याल से, ठीक। तो हम चलते थोड़ा सा एनसीईआरटी का जल्दी जल्दी लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। और तुम्हारी मैम जो है केमिस्ट्री आई लेने वाली थी, उनकी तबीयत खराब है, तो दुआ करना उससे मतलब सेहतयाब हो, ठीक है। इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि क्लास लेने के लिए वो मेरी जगह पे वो लेगी नेक्स्ट टाइम। ओके चलो, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बता दो। नहीं सर। मिसकार समय मारा। यस सर। ओके, एनसीईआरटी की तरफ बढ़े हैं, मजा आता हाँ, कब? सर। दिख रहा है, दिख रहा है सब कुछ? यस सर। ओके चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी क्या बेहतरीन लिखा है, तारीफ पे लायक है, लेकिन हम जल्दी जल्दी से करते हैं, ठीक है, जो हमको लगेगा जहाँ समझना। वाइल एक्सटेंडिंग द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, क्या होता है, पेड़ है, पेड़ का जो छाल होता है उसको कॉर्क बोलते हैं। रॉबर्ट हुक, ये साइंटिस्ट का नाम है, रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of honeycomb consisting of many little compartments. Cork is a substance which comes from the bark of tree, ठीक है, honeycomb, रॉबर्ट हुक। This the 1665 would make this chance observation through self-designed microscope. Robert Hooke called these box cell. देखो क्या हुआ, क्या कि रॉबर्ट हुक जो है ना, ये क्या किया कि वो एक क्या पेड़ का छाल लिया, ठीक है, उसको जब देखा तो उसको हनी कॉम्ब के तरह दिखा, ठीक है। हनी कॉम्ब क्या होता है, कोई एक लोग बोलो जल्दी जल्दी। मधुमक्खी। मधुमक्खी का छत। हाँ बिल्कुल, तो उसी के तरह दिखा। तो उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे रूम होते हैं ना, रूम बहुत छोटे छोटे, मधुमक्खी को देखोगे बहुत सारे छेद दिखेंगे, तो उसको भी उसी तरह का दिखा है कि वैसा ही दिख रहा है। तो इस वो एक घर को बोल दिया सेल, उसको एक घर को क्या बोल दिया, सेल। तो जितना ज्यादा घर था सब क्या है, उतना ज्यादा सेल है। तो उसको दिखा, और वो जो क्या हो गया उसको। लेकिन देखो कि 1665 में उन्होंने किया ये काम,
वो क्या है कि वो अपने से सेल ऑब्जर्व थ्रू सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, उस टाइम में माइक्रोस्कोप था नहीं, लेकिन उन्होंने खुद से माइक्रोस्कोप बना करके ये चीज देखा था। तो समझो कितना बड़ा साइंटिस्ट है। तो सेल का मतलब होता है लेटिन में मोस्टली वर्ड हम लोग लेटिन में क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई बता सकते हो? अरे लेटिन जो है ना, लेटिन इसको बोलते हैं डेड लैंग्वेज, ठीक है। मतलब एक्चुअली हर कोई जितने भी लैंग्वेज है उसमें कुछ ना कुछ हर मतलब कुछ टाइम के बाद इसका लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेस आता है, लेकिन लेटिन ऐसा लैंग्वेज है जहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आता है। दूसरी चीज डेड लैंग्वेज इसको इसलिए बोलते हैं, ये लोग मतलब लेटिन लैंग्वेज बहुत कम यूज करते हैं। तो साइंटिस्ट उस टाइम का उसको लग रहा था कि लेटिन लैंग्वेज एक ऐसा टाइम आएगा ये खत्म हो जाएगा, लोग बोलना खत्म कर देंगे और इसके निशान नामो निशान मिट जाएगा। तो इसीलिए मैक्सिमम बायोलॉजिकल जो नेम लिया जाता है वो लेटिन में लिया जाता है ताकि लोग उसका उस लैंग्वेज को बरकरार रखे। तो सेल क्या करता है, लेटिन नेम में लिटिल रूम का मतलब होता है, इसीलिए वो देखा छोटा छोटा रूम है तो उसको लिटिल रूम, हम लोग बोलते हैं तो छोटा छोटा घर बोल देते हैं, नाम रख देते हैं, अरे छोटा छोटा घर है। अब उसका लैंग्वेज ही था सेल, तो बोल दे सेल है, वो बड़ा लिटिल रूम, तो इसको लेटिन में चेंज किया तो सेल नाम दे दिया। ठीक, दिस में सीम to be a very small and insignificant incident but is very important in the history of science। उसका क्या, ये तो लग रहा था, ऐसा लग रहा था ये बहुत छोटा है, कोई काम की चीजें नहीं है, लेकिन साइंस के इतिहास में ये बहुत बड़ी खोज थी, ठीक है। This was the very first time that someone had observed that living things appear to be consist of separate unit। The use of word cell to describe these unit being used till day। अब क्या होता है क्या कि अब तक जो है वो सेपरेट यूनिट, एक सेपरेट यूनिट के बात कर रहे हैं, अलग अलग सेल जो होता है वो जो दिखता है उसको आज भी लोग क्या होता है वो सेपरेट यूनिट, मतलब कोई भी चीज है वो किसी चीज से बना हुआ है, छोटा 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 चीज से किसी से, वो सेपरेट यूनिट को आज भी लोग क्या करते हैं सेल ही नाम देते हैं बायोलॉजी में। व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये चलेंगे तो पहले एक चीज देखो, ये माइक्रोस्कोप है, जानना जरूरी है, हम लोग नॉर्मली फर्स्ट क्लास जो एमबीबीएस का होता है यही होता है। यहाँ पर हम लोग आँख यहाँ पे ऐसे ऐसे गोल टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आँख लगा के देखते हैं, ठीक, इसीलिए आई पीस बोलते हैं इसको, ठीक। ये कोर्स एडजस्टमेंट है, ये कोर्स एडजस्टमेंट है, इसको घुमा घुमा के हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से जगह से माइक्रोस्कोप, यहाँ देखो माइक्रो ये है ना, ये ऊपर नीचे करेगा, तो कोई चीज कितना ऊपर मतलब ऊपर नीचे करके देखते हैं कब क्लियर दिख जाए। कोर्स मतलब वही हमको जब क्लियर नहीं दिखता कभी ऊपर करते हैं कभी नीचे करते हैं ताकि चीजें दिखे। ये फाइन एडजस्टमेंट है, मतलब क्या हुआ कि हम चीजों को फोकस तो कर लिया, कोर्स एडजस्टमेंट से फोकस कर लिया, हाँ दिख रहा है, अब उसको कितना क्लियर देखना है वो फाइन एडजस्टमेंट से क्या आता है। इसको आम बोलते हैं, आम के हाथ से पकड़ करके उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं माइक्रोस्कोप। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पर जो इस ट्यूब से जुड़ा हुआ ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर क्या है ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं जो भी सेल वगैरह लगते हैं, और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू हम यहाँ पर देखते हैं आई के थ्रू। ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक लेंस होता है, वहाँ पे आग लगा के देखते हैं। ये स्टेज है, ठीक है, ये बेस है, यहाँ पर मिरर है, मिरर क्यों रखते हैं ताकि लाइट जाए, क्योंकि अंधेरा में तो तुम कोई चीज को नहीं देख सकते हो ना, तुम्हारे आंख में लाइट भी तो जाए, इसलिए मिरर रखते हैं ताकि जैसे लाइट आके टकरा करके ऐसे ऊपर से जाए और तुम्हारी आंख तक पहुंचे, ठीक है। बस ये सब देख लेना। अब चलते हैं थोड़ा सा इसमें, व्हाट डू यू ऑब्जर्व एज वी लुक थ्रू द लेंस, जब लेंस से देखते क्या दिखता है, तुम्हें ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो ये एक ये जो ये सेल है और ये न्यूक्लियस है बीच में, जब तुम वही स्टेनिंग करोगे तो तुम्हें सब कुछ पीला पीला दिखेगा और बीच में ये पर्पल दिखेगा, वायलेट दिखेगा, वायलेट या पर्पल सेम है, और पीला पिंक पिंक कलर के साइड में दिखेगा, ये सब पूरा साइटोप्लाज्म पिंक कलर का दिखेगा, ठीक। कैन वी ड्रॉ स्ट्रक्चर दैट वी आर एबल टू सी थ्रू माइक्रोस्कोप, क्वेश्चन कर रहा है। इसका क्वेश्चन जो है ना बहुत ऐसे वैसे नहीं होता, कोई कोई क्वेश्चन बहुत जबरदस्त होता है, इसलिए इस पे लाइन पे जो क्वेश्चन है उसको खोजने की कोशिश क्या करो, चाहे नेट से कहीं से भी हो। डज इट लुक लाइक, क्या ऐसा ही दिखेगा, हाँ बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। We can try preparing temporary amount of peels of onion different size। What do you observe, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे अगर तुमने अलग अलग तरह अलग अलग साइज का जो है क्या किए ऑनियन पील्स लिए, इसका छिलका लिए, क्या बोलते हैं किसका छिलका, प्याज का छिलका लिए, क्या सबका स्ट्रक्चर सेम ही होगा, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि हर उसका जो एक सेल है वो सेल से बना हुआ, वो जब पूरा तुम स्ट्रक्चर देख रहे हो तो अलग अलग डिफरेंट साइज का है ना, लेकिन सेल जब देखोगे तो बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स, these structures look similar to each other, लिख दिया आंसर। ये जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे के बिल्कुल समान है क्योंकि चीजें सेम ही है, ठीक है। दे
दे फॉर्म बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ओनियन बल्ब, वो सब मिल करके क्या ओनियन बल्ब भी बनाता है। We find from this activity that onion bulbs of different size have similar structure visible under microscope. The cell of the onion peels will all look like same regardless of size. कि ओनियन का क्या भी साइज हो नहीं उससे कोई मतलब नहीं होता है। ओनियन पील्स का जो है सेल होगा वो सब बिल्कुल एक तरह का दिखेगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। नहीं सर। ओके नहीं सर। इसका सर एक ओनियन बल्ब का मतलब? ओनियन बल्ब ये शायद मेरे ख्याल से ओनियन क्या होता है, ये ऐसे ऐसे होता है ना, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना जिसको काट के हम लोग नॉर्मली हटा देते हैं, अरे ओनियन का बीच में ऐसे होता है यस सर। ये वाला पार्ट को ओनियन बल्ब बोलते हैं नॉर्मली मेरे ख्याल से। ठीक, अब क्या होता है कि these small structure that we see are basic building unit of life of one onion. These structures are cell called cells. Not only onion but all the that we observe around are made up of cells. However, there are also single cells that live on their own. क्या होता है कि ये जो ओनियन बल्ब है गौर से सुनिए, ओनियन बल्ब जो है वहाँ पे जो बेसिक यूनिट जो दिख रहा है वही बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब वो जुड़ के बनाया है। कोई भी चीज एक छोटा चीज वो बार बार जुड़ करके कोई चीज को बनाता है, तो वही छोटे चीज को सेल बोल दिया है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब एक सेल से ही बने होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब सेल से बने हुए हैं। इवन के एक सेल में भी जान होता है, इवन सिंगल सेल दैट लिव देयर ओन, जो कि अकेला रहता है। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अकेले यूनिसेल्युलर है लेकिन वो ऑर्गेनिज्म है, वो अपना सारा फंक्शन करता है जिंदा रहने के लिए। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। इसमें यही लिखा है कि 1665 में रॉबर्ट हुक जो क्या किया था वो डिस्कवर किया था सेल को सबसे पहली बार। उसके बाद ल्यूवेन हुक, ठीक है, ये भी क्या किया कि ये जो है देखो एक्चुअली कॉर्क जो होता है, ठीक है, ये डेड सेल होता है, ये डेड सेल यूज किया था। तो चाहे सेल की बोलो या डेड सेल बोलो, लाइफ किस में भी अगर सबसे पहले बोले तो तुम्हारा सेल की बात आएगा सबसे पहले कौन डिस्कवर किया था, तो तुम बोलोगे रॉबर्ट हुक। ल्यूवेन हुक क्या कहता है, ये लाइव सेल का क्या कहता है, जिंदा सेल, लाइव सेल का सबसे पहले देखा था माइक्रोस्कोप में, लाइव सेल, जिंदा सेल, ठीक है। फ्री लिविंग इन पोंड में देखा कि वो जा रहा है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म को देखा पोंड में घूम रहा है फिर रहा है, तो उससे क्या हुआ क्या कि फ्री लिविंग मतलब नॉर्मली बोलते हैं वो फ्लोट कर रहा होता है, फ्री लिविंग पोंड में। तो क्या क्या सबसे पहले जो ल्यूवेन हुक क्या किया, फ्री लिविंग सेल्स जो है जो पोंड में था उसको पहली बार देखा। मतलब पूछेगा क्वेश्चन क्या कि सबसे पहले लाइव सेल, जिंदा सेल को किसने डिस्कवर किया, मतलब किसने देखा था, तो आंसर आएगा ल्यूवेन हुक, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट है, ये 8th क्लास में भी दिया हुआ। 1831 में इन्होंने न्यूक्लियस को क्या पहचाना, डिस्कवर किया था। डिस्कवर और इन्वेंशन में अंतर है। इन्वेंशन मतलब हुआ कि इंसान खुद बनाया हो कोई चीज को, और डिस्कवर मतलब हुआ कुदरती चीज है, अल्लाह ताला ने बना दिया दुनिया में, अब लोगों को पता नहीं है कि इसमें क्या क्या चीज है, जैसे कि इंसान, इसके अंदर क्या क्या कौन सा सेल क्या नहीं है, जो भी बाय गॉड है, अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ है, उसको अगर कोई चीज खोजता है तो उसको डिस्कवर करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन जो है क्या किया, न्यूक्लियस को दिया किया। पुरकिंजी जो था ये क्या हुआ, एक टर्म दिया प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म बता चुके कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को मिलाकर के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल, सेल का जो फ्लूइड सब्सटेंस है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म भी हुआ। ओके, सेल थ्योरी कल बताए थे, सेल थ्योरी जो दिया सेक्लाइडन ने शेकमान दिया था, उसमें से एक जो लाइन था वो बढ़ाया था कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये कौन दिया था, रुडोल्फ विर्को नाम के साइंटिस्ट था, वो दिया था। और ये कंप्लीट सेल थ्योरी किया था, कल के क्लास में देख लेना, पढ़ लिए थे तुम लोग। अब क्या हुआ 1940 में, क्या हुआ था 1940 में, देखो कहाँ हम लोग 1940 में गुलामी कर रहे थे, ठीक है, गुलाम थे, और ये लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार कर लिया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, बहुत ही हाई पावर का है, 100 मतलब कोई भी चीज को 100 गुना करके देख सकते हो। वो सब प्रीमिटिव, देखो 1674 में हमारा कोई वजूद ही नहीं था इंडिया में, वो लोग देखो क्या प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप, छोटा मोटा माइक्रोस्कोप बना चुका था। 1940 में वो लोग इतना आगे था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना लिया कि इवन कि तुम बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को देख सकते हो, और हम लोग यहाँ गुलामी में ही हैं। तो इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो हम लोग कितने पीछे हैं। 1940 में वो लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना करके क्या हुआ, ये उसका बनाया, उसका सेल का एक एक चीज को देखना शुरू किया, क्या क्या सेल को देखना शुरू किया, ऑर्गेनेली वगैरह को, न्यूक्लियस वगैरह सबको देखना शुरू कर दिया वो लोग,
ठीक। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज, मैग्नीफाइंग लेंस मतलब मैग्नीफाइंग मतलब बड़ा करना, ये जो लेंस को लेंस जो होता है जो बड़ा करके दिखाता है, ये जो है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में बहुत बड़ा डिस्कवरी था। अब क्या हुआ कि एक एक सेल को हम लोग देख सकते थे कैसे कैसे क्या बना हुआ है, ऊपर से अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, मतलब हमें अमीबा के वो बोल रहा है कि एक सेल जैसे अमीबा उसको हम पूरा ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं कैसे क्या चीज बना हुआ नहीं बना हुआ। उसी तरह सिंगल सेल्यूलर जैसे है एग्जांपल तुम्हारा क्लामाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये तुम्हारा जबान पर आना चाहिए, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है पैरामीशियम, ये सब बैक्टीरिया, ये सब जबान पर आना चाहिए, यहाँ भूलना नहीं है। वैसे हम कल बताए थे कि कौन कौन ग्रुप यूनिसेलुलर होता है, बताना कोई, कौन पढ़ के आओ जल्दी बताओ। यूनिसेलुलर कौन सा ग्रुप था, 5 किंगडम में कौन कौन किंगडम आता है क्लास सर में? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड यूनिसेलुलर में मोनेरा और प्रोटिस्टा ही सिर्फ आएगा, ठीक है। मोनेरा में सबसे बड़ा ग्रुप है बैक्टीरिया, जो याद रखना बैक्टीरिया इसी के अंदर आता है, ठीक, ओके। चलो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। ऑन दी अदर हैंड में बहुत सारे सेल्स मिलकर के एक बॉडी बनाता है जिसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जैसे फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, ठीक है। ये तीनों आ गया इधर, ये मल्टीसेलुलर है। साइटोप्लाज्म, चलो कोई बात नहीं। एवरी मल्टीसेलुलर हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल, वही बोले कि हर एक सेल जो होता है वो एक सेल से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे अपने में क्या होता है, सबसे पहला एक ह्यूमन का सेल कौन सा होता है, कोई कोई बताओ, ह्यूमन के में सबसे पहला सेल कौन सा बनता है, जाइगोट, यस सर। हाँ, जाइगोट ही डिवाइड होकर के 2 सेल बनता है, फिर ये 2 सेल बन के 4 सेल बनता है, ये 4 से फिर 8 बनता है, ऐसे ही ना। तो एक सेल से क्या हो रहा है, एक सेल से क्या हो रहा है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड, एक सेल अपने तरह का सेल बना करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना देता है। इसीलिए कहा था ऑल सेल्स दस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, क्योंकि ये जाइगोट भी ऐसे ही नहीं आया, ये 2 सेल मिल करके आया, ओवा प्लस स्पर्म, ये मिल करके क्या बनता है, जाइगोट। तो ये भी एक सेल का, ये 2 सेल मिल करके एक जाइगोट बना। तो कोई भी सेल बना तो उसका पहले भी कोई सेल था जो इसको बनाया, यस और नो, यस सर। ओके। कुछ कुछ एग्जाम्पल देखो, ये से याद रखना, ये स्मूथ मसल सेल का ऐसा ये है, शेप है, कुछ तुमको ये सब शेप दे देगा, ठीक है, बोलेगा इनमें से कौन सा ब्लड सेल का शेप है, कौन सा ब्लड सेल है, तुमको मैचिंग करने भी दे सकता है इसमें कौन सा नर्व सेल है। एक तरफ इधर डायग्राम बना दिया, कंपटीशन में हमेशा यही करता है, स्टैटिक लाइन को ऐसे ही करता है, ये सब चीज तुमको एक तरफ डायग्राम बना दिया, इधर 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 ऑप्शन में दे दिया, मैचिंग करो ऐसे 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 ऐसे, समझे। ये ओवम है, ये फैट सेल है, फैट सेल कैसे पहचान सकते हो, देखो न्यूक्लियस का यहाँ पर है, ये ब्लड सेल है, ये नर्व सेल है। लॉन्गेस्ट सेल कौन है, नर्व सेल, नर्व सेल में लिखो अपने आप कॉपी बुक, लॉन्गेस्ट। और सबसे बड़ा सेल कौन है, ऑस्ट्रिच एग, सबसे बड़ा सेल क्या है, ऑस्ट्रिच एग, ठीक है। देखो सेल, ये एनसीईआरटी का एक बेहतरीन लाइन लिखा है, द शेप एंड साइज, कोई टीचर नहीं पता है तुम ऐसे निकल के पढ़ के निकल जाओगे, ये क्वेश्चन में तुम्हारा आ सकता है। The shape and size of cells are related to the specific function they perform. सेल का शाइप और शेप इस पे डिपेंड करता है, वो कैसा हुआ नहीं होगा, वो क्या काम करता है उस पे डिपेंड करता है, वो क्या कैसा काम करता है उसके हिसाब से उसका सेल होता है, समझे। Some cells like amoeba have changing their shape. amoeba का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ये अपना शेप बदलता रहता है, ओके, ठीक है। किसी कोई दिक्कत, amoeba, नहीं सर। amoeba, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा हुआ ल्यूकोसाइट हुआ, ल्यूकोसाइट हुआ, ये सब जो है ना कोई शेप नहीं होता इसका, ठीक। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पेक्यूलियर फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल, कोई सेल का फिक्स शेप होता है कि वो ऐसा ही रहेगा। फॉर एग्जांपल नर्व सेल हैव टिपिकल, नर्व सेल जो है वो क्या टिपिकल शेप है, फिक्स है कि ऐसा ही रहेगा, ये एक है। एटिपिकल, तुम्हारा क्वेश्चन में क्या कर देगा, नर्व सेल हैव अ एटिपिकल शेप, तुम गड़बड़ा, अरे हाँ पढ़े थे यही था, और तुम खुश खुश एग्जाम के हॉल से आए और बाहर देखे अरे गलत हो गया, टिपिकल था और हम एटिपिकल कर दे। ये ए अलग है, एटिपिकल और एटिपिकल में अंतर है, ओके। ये एटिपिकल एक वर्ड है, टिपिकल का उल्टा एटिपिकल, यहाँ मतलब हुआ एक मतलब हुआ यहाँ पर, सर बीच में तो स्पेस है ना, हाँ? बीच में स्पेस है ना सर, नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप,
और टिपिकल सेल। हैव अ टिपिकल शेप, लेकिन हाँ वो एग्जाम पे ये लिख देगा, अच्छा 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 एग्जाम में अच्छा। तुम्हारा ये इस तरह मिला के लिख देगा। ये टिपिकल सेल शेप होता है, टिपिकल शेप, ठीक है। Each living cell has a capacity to perform certain basic functions, of course, that are characteristic of living forms. हर living forms का यही एक characteristic है कि हर सेल कुछ न कुछ काम करता है, ठीक, अपना एक काम होता है। How does a living cell perform the basic function? कैसे ये सेल जो अपना बेसिक फंक्शन करता है? तो एक्चुअली क्या हुआ कि कोई भी मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म होता है तो उसका एक सेल का काम बटा हुआ होता है। जैसे स्टमक में है तो वो हमेशा डाइजेशन का ही काम कर रहा है, ठीक है। ड्यूड मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन है तो एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, सबका काम है ना, मतलब इसी तरह का था। यही तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, यही इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। काम का क्या होना, बंटवारा होना, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। मल्टी सेल जैसे कि ह्यूमन बीइंग, जिसमें जिगर पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ह्यूमन बॉडी हैज हार्ट, हार्ट है, ब्लड पंप करता है तो वहाँ का सेल वैसा ही काम करता होगा। स्टमक डाइजेस्ट फूड करता है तो वैसा ही एंजाइम वगैरह सिक्रीट करता होगा। डिवीजन लेबर जो है हर सिंगल इवन के सिमिलरली डिवीजन लेबर आल्सो सीन विद सिंगल सेल। कह रहा है ये तो हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, एक सेल के अंदर भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है, उसका काम अलग अलग होता है। मतलब कैसे, अरे ऑर्गेनिली की बात कर रहा है ये। न्यूक्लियस में अलग काम कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग काम कर रहा है, ठीक है, लाइसोसोम अलग काम कर रहा है, सबका काम बटा हुआ है ना, लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर है, ठीक है। इनफैक्ट ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट, जो कि ऑर्गेनिली कहते हैं, इसका अपना अपना एक काम होता है। ईच, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई बोर हो रहा है तो बोलो, नहीं सर। या फिर बोलो तो हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, डायरेक्ट बता देते हैं, क्या करना है तुम लोग बताओ। सर लाइन बाय लाइन पढ़ना हमको। Okay. Each kind of cell organic performs specific functions such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell organic। ये सब पढ़ोगे किसमें, ऑर्गेनिली के बारे में पढ़ोगे कि किसी का काम है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, किसी का काम है नया नया चीज बनाना, ठीक है। A cell is able to live and perform all its function because of these organelles। एक सेल जो है ना जिंदा है और हर काम जो कर रहा है वो यही ऑर्गेनिल के काम की वजह से कर रहा है। क्योंकि सबका, किसी का माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है, एटीपी प्रोड्यूस करना, एक्चुअली ये एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं बनेगा तो काम कैसे करेगा, हर चीज को, हमको हर चीज को काम करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। प्लस तुम इतने सारे दवाई ववाई लेते हो, इतने सारे ड्रग लेते हो, ये ड्रग कैसे जाके वहाँ मेटाबोलाइज होता है, कैसे वो खत्म करता है, कैसे काम करता है, आखिर कोई तो होगा। तुम खाना खा रहे हो तो वो जो प्रोटीन ये सब है वो कैसे जा रहा है, उसको कोई तो कुछ काम कर रहा होगा ना, वही चीज के बारे में बोल रहा है। It is interesting that all cells are, ये देखो ये लाइन, it is interesting that all cells are found to have same organelle। ये सबसे अच्छी बात है, जितने भी सेल हैं सब में, एक्चुअली ये यूकेरियोट्स की बात कर रहा है, जितने भी सेल हैं सब में सेम ऑर्गेनेली भी पाया जाता है। नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन, का फंक्शन क्या से कोई मतलब नहीं है, और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन, और उस ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म में वो सेल है तो ये भी मैटर नहीं करता है। सभी सेल में सेम ऑर्गेनेली पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, लाइसोसोम पाया जाएगा, गोल्गी बॉडीज पाया जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस एक्चुअली तो अलग ही चीज है, ऑर्गेनेली की बात कर रहा है, समझ में आया। What is a cell made up of? What is the structure organization of cell? Cell किस चीज का बना हुआ और वो उसका स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ये पूछ रहा है। We saw above that the cell has a special component, और हम लोग देखे आगे पढ़े भी कि जो कंपोनेंट है सेल का वो क्या है, तो और जो स्पेशल कंपोनेंट है सेल में वो क्या, और उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, कैसे है। If we study a cell under a microscope, we could see across three features in almost एवरी सेल। हम हर सेल में तीन फीचर्स देखेंगे, तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, और सेल के अंदर all activities inside the cell and interaction of the cell within the environment are possible due to this feature। यही फीचर्स की वजह से क्या होता है, सेल के अंदर हर तरह की एक्टिविटीज होता है, ठीक है। अब बहुत अच्छे चीज जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम एक काम करते हैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते, एक पैराग्राफ पढ़ते फिर समझाते हैं। This is the outermost covering of the cell that separates content of the cell from its external environment। जहाँ जहाँ गोल करेंगे देखना। The plasma membrane allows or permits entry or exit of the material in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called selectively permeable, which is the most important।
कह रहा है क्या कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग है जो कि सेपरेट करता है बाहर की दुनिया मतलब बाहर जो चीजें हैं, सेल के अंदर की जो चीजें हैं उसको सेपरेट करता है, एक बाउंड्री की तरह काम करता है कि अंदर की चीजें बाहर से मिलावट ना हो, बाहर की चीजें अंदर से मिलावट ना हो। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ये प्लाज्मा जो मेम्ब्रेन है ये अलाउ करता है कुछ चीजों को अंदर जाने के लिए, कुछ चीजों को बाहर आने के लिए, ठीक। तो वही वाला इन एंड आउट। और ये जो है बहुत सारे चीज को रोकता भी है कि अंदर ना जाएगा, मान लो माइक्रोब है, ये तो हार्मफुल है ना, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस को अंदर जाने से रोक देता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सिलेक्टिव परमियर है, मतलब कि वो चूज करेगा कौन सा मेरे लिए फायदा है, कौन सा नहीं है। जो फायदा उसको अंदर आने देगा, जो फायदा नहीं उसको आने नहीं देगा, इसीलिए सिलेक्टिवली परमिएबल लिखा है। ये सब्सटेंस कैसे मूव करता है सेल के अंदर और बाहर आता है। देखो कि कुछ सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो जो है सेल मेम्ब्रेन के आर पार करता है, एक प्रोसेस है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के प्रोसेस से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक जगह से दूसरी जगह आता है। इवन कि हमारे बॉडी में पूरा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं, ये पूरा प्रोसेस में डिफ्यूजन ही होता है, ठीक है, एक से दूसरी जगह आता है। तुम्हारा ब्लड में गया, ब्लड से फिर सेल में जो जाता है वो डिफ्यूजन के ही प्रोसेस से जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो एक मतलब अंदर और बाहर जाने का जो ये प्रोसेस है, ये डिफ्यूजन है, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। और डिफ्यूजन जो हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पता नहीं तुम लोग कहाँ पढ़े हो। वी सॉ दैट देयर इज अ स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, स्पॉन्टेनियस मतलब हुआ क्या कि अचानक से जाना, कोई ये नहीं है रैंडम। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं, यहाँ पर है इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंस का। लेकिन किधर, फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन वेयर इट्स लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तो हमेशा जाएगा सब्सटेंस स्पॉन्टेनियस मूवमेंट में, मतलब अचानक से जल्दी से चला गया, रैपिड बोलो या फिर कैसे भी बोलो, ठीक है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा, वो चला जाएगा एक डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे कर दिया है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, जहाँ कम है वहां से जाएगा। जैसे हमारा क्या होता है, देखो गौर से देखो, तुम समझाते हैं। ये हमारा अल्वियोलाई जो लंग के अंदर होता है, लंग्स के अंदर, तुम अब अंदर लिए क्या, नाक के थ्रू ऑक्सीजन, है ना। और यहाँ पर है तुम्हारा ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है जिसमें क्या होता है, रेड सेल, ब्लड सेल होता है, ब्लड वगैरह होता है यहाँ पे। तो तुम्हारा कुछ ऐसा ही होता है, ठीक दिख रहा है, यस और नो, ब्लड है ये सब, दिख रहा है, कोई बोल। यस सर। तो ये जो ब्लड होता है ना, एक्चुअली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो ब्लड तुम्हारा आ रहा है ना, पूरे बॉडी पार्ट से आ रहा है, तो बॉडी पार्ट में जो सेल है वो ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लिया है, तो इस ब्लड में क्या हुआ, ऑक्सीजन खत्म हो गया, क्योंकि सारे बॉडी को दे दिया, टिश्यू को दे दिया। अब यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ये हायर कंसेंट्रेशन ऑफ O2 हुआ यहाँ पर। यहाँ पर ऑक्सीजन तो है ही नहीं, तो लोअर कंसेंट्रेशन, तो ऑक्सीजन इजिली यहाँ आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो। यस सर। डिफ्यूजन की यही डिफ्यूजन है कि हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आया था, स्पॉन्टेनियस जल्दी से आया था, ठीक है यहाँ पे। और यहाँ पर CO2 जो होता है, एक्चुअली CO2 क्यों, टिश्यू वगैरह जो CO2 अपना जो CO2 होता है वो ब्लड को दे देता है। अब ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड में CO2 ज्यादा होता है, तो ये CO2 क्या करता है, यहाँ पे इधर CO2 तो है नहीं, क्योंकि तुमने नाक से जो लिया है तो वो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में अंदर लिया है, ये CO2 यहाँ चला जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन वगैरह कंसंट्रेशन वगैरह इंडिविजुअल पर देखते हैं। अगर 10 गैस है तो सबका अपना इंडिविजुअल देखना है, ये नहीं ओवरऑल देखना है। ऑक्सीजन का देखेगा, सिर्फ ऑक्सीजन का देखो, जिधर ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है उधर से कम की तरफ चला जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड देखना, जिधर ज्यादा कंसंट्रेशन है जिधर कम रहेगा उधर चला जाएगा। इंडिविजुअल देखते हैं, ठीक है, सबका मिला के नहीं देखेंगे। इधर कार्बन डाइऑक्साइड का अलग देखेंगे कि वहाँ पे कितना कार्बन, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन देखो, उसका डायरेक्शन मार दो, सिर्फ ऑक्सीजन का देखो, उसका डायरेक्शन मार दो। तो ये क्या बोला, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही लिखा है समथिंग। ये देखो यहाँ से पढ़ो, देखो यहाँ से, something similar to this happen in cells where, for example, substance like CO2 which is cellular waste and required to be excreted out by the cell accumulates in higher concentration inside the cell। सेल के अंदर जो क्या होता है, CO2 बहुत ज्यादा होता है, ये सेल क्या करता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देता है। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 is less compared to inside the cell। सेल के अंदर CO2 इन द सेल्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो सेल होता है, जो भी सेल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बाहर के, उसमें CO2 कम होता है तो उधर चला जाता है।
as soon as there is a difference of concentration of CO2 inside and outside of the cell, सेल के अंदर और बाहर में क्या होता है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है। अगर बराबर की कंसंट्रेशन है तो फिर कहीं नेट मूवमेंट नहीं होगा। ये डिफरेंस की वजह से जहाँ हाई होता है उधर से लो की तरफ जाता है। बस ये पूरा वही करा है। उसी तरह क्या होता है, O2 के बारे में बताया है कि डिफ्यूजन से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन ले जाता है। वही डिफ्यूजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैस, यही ये इंपॉर्टेंट। देखो दो सेल्स के बीच में जो ऑक्सीजन मतलब गैस का आना जाना जो है ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, वो डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन की वजह से एक सेल से दूसरे सेल में क्या होता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है, जाता है इधर से उधर, और फिर सेल के बीच में ट्रांसपोर्ट होता है, सेल के आउटसाइड एनवायरनमेंट से होता है। जैसे अगर मान लो ये बाहर एनवायरनमेंट है, ठीक, यहाँ पर एयर के ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है, और सेल के अंदर ऑक्सीजन कम है, तो बाहर से अंदर जाएगा, जैसे यहाँ पर हो रहा है। ओके अब इसी तरह वाटर ऑल्सो ओबेस द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। वाटर भी क्या करता है, डिफ्यूजन का ही लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स थ्रू सच सेलेक्टिव प्रोसेस कॉल्ड, लेकिन वाटर का एक स्पेशल डिफ्यूजन का जो है, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है, लेकिन वाटर के केस में हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये भी क्या करता है, ये भी क्रॉस करता है सिलेक्टिवली परमिएबल से, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. वाटर के अंदर कितना चीज है घुला हुआ है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि वाटर जो है किधर से किधर मूव करेगा। मतलब और क्या घुला हुआ मतलब क्या बोल रहा है, कंसंट्रेशन, हाँ कि नहीं, क्या बोल रहे डेफिनेशन कंसंट्रेशन का, कितना मोल एक लीटर पानी में, 1 लीटर फ्लूइड में कितना मोल चीजें मिला हुआ है, वही क्या है तुम्हारा कंसंट्रेशन है। मोल नहीं लगे तो कोई बस समझो कितना सामान, कितना चीनी वगैरह, नमक वगैरह एडेड है 1 लीटर में, वही कंसंट्रेशन है। Okay, the movement of water across the plasma is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the net. ये देखो, across the selective membrane toward higher solute concentration. यही लिखा है कि ऑस्मोसिस होता है नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर। वाटर का डिफ्यूजन है एक तरफ से दूसरी तरफ जाने का, किधर, सेलेक्टिव परमिएबल से कहाँ, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन के तरफ जाता है। क्या बोला यहाँ पे, अगर वाटर के केस में अगर हम फ्लूइड के केस में अगर हम फ्लूइड नहीं बोलेंगे, क्योंकि फ्लूइड के अंदर वाटर प्लस गैस भी आ जाता है, गैस को हटा करके बोल रहे हैं, लिक्विड वाले फॉर्म में अगर कंसंट्रेशन हाई का मतलब वहां पे बोलेंगे, जहाँ कंसंट्रेशन हाई है का मतलब है उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन के बारे में बोलते हैं, हाँ कि नहीं। नॉर्मली अगर वाटर के होता है ना बोलचाल में कुछ और बोलते हैं, बुकिश लैंग्वेज में कुछ और रहता है। अगर बोले कंसंट्रेशन हाई है तो मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन हाई है वाटर के, समझे। इसीलिए बोलते हैं कि वाटर जो हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में जाता है। एक्चुअली मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन के तरफ जाता है, वही लिखा है, क्योंकि वाटर और जो डिफ्यूजन ऑफ वाटर किधर है, वो किधर जाता है वाटर के इसमें, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन के तरफ जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। कितने लोग क्लास में हो पहले ये बोलो तो, पार्टिसिपेंट कितना दिखा रहा है? 6 है सर। ओके चलो, तो समझ में आ रहा है कि हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ क्या जाता है, पानी जाता है। एक बार फिर से देखो, ये है, ये सेल है, हम क्या दिया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हाइपर मतलब ज्यादा, तो हाई कंसंट्रेटेड है, हाई कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन है। तो हाई कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। अगर नॉर्मली कंसंट्रेशन मतलब बोलते हैं तो मतलब क्या हाईएस्ट सॉल्यूट कंसंट्रेशन है, और पानी किधर जाता है, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इसीलिए अंदर से बाहर आएगा, क्योंकि हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है। ये समझ में आया कि नहीं आया, सब लोग बोलो। यस सर। सॉल्यूट कंसंट्रेशन समझ में आया। कंसंट्रेशन अगर हम बोल रहे तो मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन बोल रहे हैं, ओके। अगर सिर्फ कंसंट्रेशन लिखा हुआ आएगा कभी एग्जाम में तो हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन लेके चलना। तो वही ये सारी चीज तुमको वही समझाया है, तीनों हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, स्वेल्स अप, स्वेल कब होगा, स्वेल अप मतलब सेल के अंदर पानी जाएगा, है ना। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, स्वेल अप होगा, ये याद रखना। याद क्या, समझने वाली चीज है।
हाइपोटोनिक सोल्यूशन मतलब बाहर सोल्यूशन कंसंट्रेशन कम है और जो सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है। सेल कंसंट्रेशन ज्यादा मतलब सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पानी सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, इसलिए स्वेल अप हो जाएगा। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें कंसंट्रेशन दोनों तरफ इक्वल होता है, तो नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। नो नेट बोलना, ये मत बोलना मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता, होता है लेकिन जितना जाएगा उतना बाहर भी आएगा। नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर। और ये वाला हाइपर सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा, सेल विल लूज वाटर। और यहीं पर एक तुम्हारा ये है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। किधर गया, ये देखो कहाँ अभी बोले थे, इधर इसीलिए लिखा है। Again, the cross water cell in time only to therefore the shrink हो जाएगा। osmosis is a special, osmosis is a special case of diffusion through which permeable membrane, ठीक है, वो स्पेशल ये है। यहाँ पे कहीं लिखा है भाई, क्या चीज बोले थे मैं, क्या बोला था मैं, प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है बताया था ना। ये सेल मेम्ब्रेन है और बाहर सेल वॉल है, तो ये दोनों चिपक के रहता है। जब यहाँ से पानी बाहर बहुत ज्यादा होने लगता है तो क्या होता है, इसका जो शेप है ना, ओहो पूरा में कलर हो जा रहा है, खैर इसका क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर निकलने लगता है, वो खत्म, जुड़ा हुआ जाता है, वो फटने लगता है, ऐसा कुछ हो जाता है, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। ओके चलो, unicellular fresh water organism, unicellular fresh water organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant root is also example of osmosis. ये समझो, जो प्लांट का रूट के थ्रू जो पानी का एब्जॉर्ब होता है, ये भी क्या है, ऑस्मोसिस ही तो है। यस और नो? Yes, sir. ओके। उसी तरह बहुत सारे जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, तो वो जो है वो भी पानी वानी कैसे गेन करते हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक, जैसे बहुत चीज पढ़ोगे भाई, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर पानी है, वहाँ तो कंसंट्रेशन बहुत कम है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो मछली वगैरह में गिल्स जो होता है ना, गिल्स तो मछली जो होता है, ये तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो पानी हमेशा अंदर जाते रहेगा, क्योंकि मछली के अंदर तो हमेशा कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। और फ्रेश पानी तो वाटर है, बाहर फ्रेश पार्ट वाटर है, तो हमेशा जाता रहेगा। इसीलिए गिल्स का काम क्या होता है, ये बार बार अपने बॉडी के अंदर से जो पानी है वो बाहर निकाल दे, एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो बाहर निकालते रहे। इसी तरह वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म रहेगा ना, कुछ ना कुछ का मैकेनिज्म होगा जो उस पानी को हटाएगा किसी न किसी तरह से, समझ आ रहे हो। लेकिन वही तुम सॉल्टी ओशियन में चले जाओ, जहाँ नमक भरा हुआ आता है, मैं गया था घूमने के लिए, हाँ इतना नमकीन होता है ना कि तुम्हारे हलक में पानी पहुंच जाए ना तो तुम उल्टी कर दोगे, इतना ज्यादा। तो उस केस में क्या होता है, वहां पर अगर कोई आदमी चला गया उस पानी में, उसका बॉडी से पानी बाहर आने लगेगा। वजह क्या है, बाहर जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, बॉडी से पानी बाहर आता है। इसीलिए ओशियन से जो नहा कर निकलता है ना कोई आसपास के मुँह से, तो उसको प्यास बहुत लगती है, क्यों, उसका बॉडी में पानी लूज हो चुका होता है। डिफ्यूजन इज इम्पोर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ, वही बोला कि डिफ्यूजन दोनों के लिए इस्तेमाल करता है, स्पेशल केस वाटर का क्या है, ऑस्मोसिस है। In addition to this, the cell also obtain nutrition from the environment. Environment में बहुत सारे न्यूट्रिशन लेते हैं, वो भी इसी वजह से, इसी तरह लेते हैं। कैसे, डिफ्यूजन के थ्रू, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन और आउट ऑफ द सेल थ्रू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग ह्यूज एनर्जी। भी बता दिए कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई का मतलब अपोजिट करते हैं, क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाते हैं। पैसिव में क्या होता है, नॉर्मल जो नेचुरल टेंडेंसी है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चीजें मूव होता है। ये क्या किसके थ्रू होता है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन वो वहाँ पे प्रोटीन होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, समझे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या, फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन्स। देखो कल बताया था, लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। We can observe the structure of plasma membrane only through electron microscope में ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। The flexibility of cell membrane also enables the cell to engulf in food and such other material from external environment. Such process is known as endocytosis. Endocytosis क्या होता है, ईटिंग को बोलते हैं क्या, एंडोसाइटोसिस। बाहर का एनवायरनमेंट का किसी भी चीज को अंदर खींच लेना क्या है, एंडोसाइटोसिस है, ठीक है। एमीबा एक्वायर्स फूड थ्रू दिस प्रोसेस। तुमसे क्वेश्चन यही कहेगा कि एमीबा किस प्रोसेस से फूड को एंगल्फ करता है, तो क्या बोलोगे, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस कुछ नहीं, कारण कि एमीबा के पास ये एमीबा जो अगर फूड एंगल्फ करता है वो भी
इसके वजह से करता है कि इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है। एक्चुअली अमीबा कोई भी शेप का होता है ऐसे। अब यहाँ मान लो इसको फूड दिखा, ये अमीबा क्या करेगा, अपना शेप को ऐसे चेंज करके ऐसा टाइप का बनाएगा, ठीक। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस में क्या करेगा, इसको ऐसे लेगा, ऐसा कुछ ऐसे शेप बना देगा। फिर अगले टाइम में क्या करेगा कि ये जो है फूड को अंदर लेके, ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज ये ऐसे इसको जोड़ देगा, ये वाला चीज हटके यहाँ पे आ जाएगा और मतलब इसको छोड़ देगा और ये अपना ये हो जाएगा, क्या अटैच हो जाएगा। तो ये फूड है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऐसा कुछ अंदर चला जाएगा, उसका अंदर लाइसोसोम वगैरह से जैसे भी हो वो डाइजेस्ट करके अपना ये काम करेगा, इसीलिए लिखा है। समझा, समझ में आया नहीं आया? यही इंडो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा, उसको पहले चारों तरफ से घेरेगा ऐसे ऐसे, फिर लास्ट में क्या करेगा, ऐसे आगे इसको तोड़ के अंदर रख देगा, पिंच ऑफ कर देगा, मतलब ऐसे है फिर ये। ओके, सेल वॉल कर लिए, टाइम कितना 9:41, चलो सिर्फ सेल वॉल करके खत्म करते हैं थोड़ा सा। ओके, किसी कोई दिक्कत? सेल वॉल थोड़ा सा ये इसका लाइन पढ़ लेते हैं, न्यूक्लियस नेक्स्ट टाइम करेंगे। प्लांट सेल इन रिलेशन टू प्लाज्मा, प्लांट सेल में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा उसके पास क्या होता है, अनदर रिजिड आउटर कवरिंग सेल वॉल होता है जो कि रिजिड टफ होता है, आउटर कवरिंग होता है। सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर रहता है सेल वॉल। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। क्या होता है कि सेल वॉल जो होता है ना, ये मेनली सेलुलोज से बना होता है और ये सेलुलोज जो होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ये क्या करता है, प्लांट को स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, एक मजबूती देता है उसको। सेलुलोसिस से बना हुआ था, कल बताया, जल्दी बता। बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है। ओके, हाँ नहीं यस सर, तो सुन भी रहे हो या नहीं रहे हो? यस सर, सुन रहे हैं। सेलुलोज जो है पॉलीमर ऑफ बीटा डी का बना हुआ है। ओके, व्हेन अ लिविंग सेल, व्हेन ए लिविंग, हाँ, और सेल वॉल क्या था, फ्रीली परमेबल होता है, ये भी बताया था, ये फ्रीली परमेबल होता है। व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज अ श्रिंकेज। अच्छा, यहाँ पे लिखा फेनोमेनन प्लाज्मोलाइसिस, बता दो, समझा चुके और इसमें समझाने की कुछ चीज नहीं है। What do we infer from this activity? Was appear that only living cell and not dead cell able to absorb water by osmosis. It appears that only living cell and not dead cell are able to absorb water by osmosis. ये अब मुझे पढ़ना पड़ेगा क्या है। चलो वो इस एक्टिविटी को रोकते हैं फिलहाल। ओके, सेल वॉल परमिट्स द सेल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया। बताया था कहाँ कहाँ पे होता है, प्लांट्स में होता है, फंजाई में होता है, बैक्टीरिया में होता है सेल वॉल। विच है वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडियम विदाउट अभी बताया कि नहीं, अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, अंदर से बाहर पानी आएगा तो श्रिंकेज हो जाएगा ना, तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या हो जाएगा, उसको छोड़ के इंटैक्ट छोड़ के ऐसा कुछ हो जाएगा, इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस से बचाता है। In such media the cell tend to take up water by osmosis. वहाँ पे क्या होता है, जो सेल वगैरह जो पानी वगैरह लेता है, ये सब क्या था, osmosis से थ्रू लेता है। The cell swells up, building up pressure against the cell wall. The wall exerts equal pressure against the swollen cell because of their wall. Such cell can withstand much greater changes in the surrounding medium than normal. अब देखो ये बहुत अच्छी चीज है, अभी तुमको बताया भी था, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। अब तुम क्या किए कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया, ठीक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाले तो क्या होगा कि यहाँ से पानी अंदर जाएगा 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 जाएगा, ये स्वेल तो होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि इसको एनिमल से तो बस्ट कर जाता है, लेकिन ये बस्ट नहीं करता क्योंकि इसका सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो जब पानी अंदर जाएगा तो ये प्रेशर लगाएगा बाहर सेल वॉल पर, तो वो हार्ड सब्सटेंस है, वो भी उतना ही प्रेशर इस पे लगा करके उसको बचा करके रखेगा और पानी को ज्यादा आने नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी बाहर अंदर जो है प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा हो गया है। और ये प्रेशर कौन बनाया है, सेल वॉल बनाया है अपनी मजबूती से। तो वैसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में भी सेल को रहने देता है खड़ा, मतलब वैसे सिचुएशन में भी उसको वहां पर रहने देता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, सच सेल्स कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल के कंपैरिजन में वैसे मीडियम में ज्यादा चेंजेस जहाँ होता है, मतलब कंसंट्रेशन का, वैसे मीडियम में भी सेल सर्वाइव कर पाता है। किसका, प्लांट का, फंजाई का, बैक्टीरिया। क्यों, इन सब के पास क्या है, सेल वॉल है।
ओके, किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। कुछ क्वेश्चन है? कुछ बोलो तुम लोग में, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया? सर सिर्फ बायो पढ़ेंगे हम लोग। कौन हुआ? एक दिन में सारा सब्जेक्ट नहीं हो सकता ना, टाइम टेबल नहीं मिला तुमको। मैथ्स एंड साइंस है, ठीक है। अलग टीचर पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री अरीबा मैम है वो पढ़ाएंगी, और मैथ्स के लिए 2-3 टीचर है। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ नॉर्मली, बस सेल्फ पढ़ा करके छोड़ दूंगा तुम लोगों को, कोई और टीचर पढ़ाएंगे। बाय। ओके सर। ओके, बाकी आज का क्लास कैसा रहा ये बताओ। लाइन बाय लाइन पढ़ना थोड़ा बोरिंग लगता है, ठीक है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी था। बिल्कुल सर। कोई एक चीज बता दिया, एक चीज बता दी तुम्हें किस किस लाइन पर ध्यान देना है। स्टेरिंग में नॉर्मली लाइन पे बच्चा ध्यान नहीं देता, आगे निकल जाता है, समझे। एनसीईआरटी की लाइन बहुत बेहतरीन है, तुम 10 बार पढ़ोगे तब भी कम है। एनसीईआरटी को फॉलो करो, ज़्यादा इधर उधर की बुक नहीं, और जो तुम्हारे टीचर पढ़ाएंगे उसी को फॉलो करो। और शफीक गाइड बनाओ। तुम लोग ये क्या नाम शगुफ्ता, तुम किस क्लास से मतलब कौन सा बुक सॉल्व करती हो क्वेश्चन बनाने के लिए? अच्छा, शगुफा नाम है, शगुफ्ता बोल रहा हूँ, शगुफा। यस सर। तुम कौन सा मतलब बुक बनाती हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? आर.एस. अग्रवाल। आर अग्रवाल। जी। और कुछ भी नहीं। बायो में? बायो में एक रेफरेंस बुक है, वही को पढ़ता है। कौन सी? कौन सी? एस चांद की है। हाँ, इस